नमस्कार। आज बात करेंगे हम भारत के एकीकरण की। लेकिन एकीकरण की बात करें उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि हम किस प्रकार के एकीकरण की बात कर रहे हैं। हमें भारत के उस स्वरूप के दर्शन कर लेने चाहिए जिस भारत को हम अनडिवाइडेड इंडिया कहते थे या जिस भारत को हम अखंड भारत कहते थे। आज के विश्व से उसकी तुलना की जाए तो भारत का जो अखंड भारत का जो विस्तार था, तात्कालीन पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का बहुत बड़ा क्षेत्र, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सभी अखंड भारत के ही हिस्से थे। इन सभी को मिलाकर ही बनता था भारत उपमहाद्वीप, इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इसका आधार क्या था? इसका आधार था इसका भौगोलिक क्षेत्र। हिमालय का विस्तार हिंद कुश तक और हिमालय का जो विस्तार पूर्व में, जब हिमालय दक्षिण में मुड़ता है अराकुनयामा चिन पहाड़ियों के रूप में, वहां तक था। लेकिन क्या इस भारत पर किसी ने पूरी तरह से शासन किया? क्या किसी भी राजा ने भारत की संपूर्ण भौगोलिक सीमाओं को एक सूत्र में बांधा? हाँ, शुरुआत करी हमारे के महान राजा ने, जिनका नाम आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के भौगोलिक सीमाओं को बांधने का प्रथम प्रयास किया और प्रथम अखंड भारत के निर्माण का प्रयास किया। आप चंद्रगुप्त मौर्य को आप जानते हैं, यहां पर संसद भवन अगर कभी जाए तो वहां पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य की ये मूर्ति आपको दिखाई दे जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आखिर भारत के कहां कहां तक था। क्या उसने वास्तव में भारत की भौगोलिक एकता को एक सूत्र में बांधा था, या जिस अखंड भारत की हम बात करते हैं क्या वहां तक मौर्य शासन फैला था? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को देखेंगे तो आज का पाकिस्तान संपूर्ण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में था, प्रभाव में था। इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, वो पूरी तरह से मौर्य प्रशासन के अंतर्गत आता था। इस भारत पर बहुत सारे देसी और विदेशी राजाओं ने लगातार हमला किया, लगातार यहाँ पर अपना शासन विस्तार किया, लेकिन कोई भी राजा या कोई भी इतना महान प्रतापी राजा नहीं बना जो भारत की भौगोलिक एकता को एक सूत्र में, एक देश के रूप में बांध पाता। यहाँ पर आपको मौर्य शासन के समय पर भारत की स्थिति दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गुप्त काल में गुप्त जो वंश था उनका जो प्रभाव केवल उत्तर भारत में ही था। दक्षिण भारत में भारत के अन्य राजाओं का शासन था, लेकिन किसी एक राजा का संपूर्ण भारत पर शासन नहीं था। इसके अलावा अगर हम कुषाण डायनेस्टी की बात करें, कनिष्क के टाइम की बात करें, उस समय भारत का जो विस्तार था वो चाइना तक था, कुल्लुन पहाड़ियों तक था। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कुल्लुन पहाड़ियों को। यहाँ पर है कुल्लुन पहाड़ियां। ये जो आपको ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है उसी को हम कहते हैं कुल्लुन पहाड़ियां। ये है यहाँ पर कुल्लुन पहाड़ियां। ओके, इसके बाद अगर देखेंगे तो इंडिया आया विक्रमादित्य के अंतर्गत। हालांकि हमारे इतिहास में इन्हें मैथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया गया है और इनके बारे में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार अगर देखें तो इन्होंने भारत के अखंड स्वरूप या भौगोलिक स्वरूप को प्रथम बार एक्वायर किया था। ये थे राजा विक्रमादित्य, जिनका शासन का जो चित्र मैंने आपके सामने लगाया है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सऊदी अरब तक, यहाँ पर जाओगे तो पूरा दक्षिण एशिया तक, यहाँ पर उनका पूरा विस्तार था। चाइना भी इनके नियंत्रण में था। आगे चले, भारत पर अन्य विदेशी शासकों का भी आक्रमण यहाँ पर हुआ और विदेशी शासकों में अगर कहा जाए तो सबसे प्रतापी शासक यहाँ पर हुए या प्रतापी शासन यहाँ पर स्थापित किया वो थे मुगल। मुगल के काल में भी भारत अपनी भौगोलिक सीमाओं को प्राप्त नहीं कर पाया। अगर औरंगजेब से पहले देखें तो इनका विस्तार दक्षिण भारत में तो था ही नहीं। दक्षिण भारत में अन्य भारतीय राजाओं का शासन था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से पहले उसने दक्षिण भारत के विजय का एक प्रयास किया और उसमें कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन बहुत जल्दी फिर दोबारा से दक्षिण भारत उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला गया और उसकी मृत्यु के बाद पूरी तरह से मुगलों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला गया। तो ये मुगलों का एम्पायर है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो मुगलों के उत्तराधिकारी कौन? मुगलों के उत्तराधिकारी बने मराठा।
मराठाओं ने एक उम्मीद जगाई कि पूरे भारत पर अब उनका नियंत्रण होगा। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के साथ जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उसने ये सिद्ध कर दिया कि अब मराठा भारत का भाग्य विधाता नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी मराठों को हम इस बात से याद रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अथक प्रयास से मुगलों का मुंह तोड़ जवाब दिया और मुगलों की सत्ता को सबसे ज्यादा चुनौती मराठों ने ही प्रदान की। आगे चलते हैं तो यूरोपीय देशों की भी नजर मुगलों के समय ही हमारे भारत पर पड़ गई। तो यूरोपीय शक्तियां यहां पर आना प्रारंभ किया, पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया, फ्रांसीसी आए यहां पर, ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड के लोग आए, डेनमार्क के आए। सबका प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारत के साथ व्यापार करें और अपने देश का विकास करें। लेकिन उन्हीं में से एक शक्ति का जन्म हुआ जिसे हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, और उसने धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा वाले युद्ध में सभी यूरोपीय विदेशी शक्तियों को हरा दिया और भारत पर प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 1707 में प्लासी के युद्ध से जो शुरुआत हुई थी अंग्रेजों की बर्बरता की, अंग्रेजों के युद्ध की, 1857 की जो भारत की महान क्रांति हुई है, तब तक लगभग जारी रही। अंग्रेजों का पहला प्रयास यह था कि किसी तरह से भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा किया जाए, पूर्ण नियंत्रण स्थापित की जाए। लेकिन 1857 की महान क्रांति के बाद अंग्रेजों के नैरेटिव में थोड़ा सा चेंज आया। उन्होंने ये सोचा कि जो देसी रियासतें हैं उनको हम अधिकार देते हैं कि वो हमारे अंडर स्वायत्त हैं, ओके, और अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। हाँ, बाहरी मामलों में अगर आपको कोई भी कार्य करते हैं तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा। तो पूरी तरह से अंग्रेजों के अंडर में भी ये पूरा भारत कंट्रोल में नहीं था। तो अगर अंग्रेजों के समय भी देखें तो दो प्रकार से अंग्रेजों का नियंत्रण था इस पूरे भारत में। कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर पूरी तरह से ब्रिटेन का अर्थात इंग्लैंड का नियंत्रण था, और इंग्लैंड के गवर्नर जनरल वहां के आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों को देखा करते थे। लेकिन देशी रियासतों में आंतरिक मामलों को देखने का काम वहां के राजाओं का था, और उसमें ब्रिटिशर्स अर्थात इंग्लैंड के जो लोग हैं वह, या इंग्लैंड का जो प्रशासन है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। हालांकि वो जो शासन करते थे वह इंग्लैंड के प्रभाव के अंतर्गत करते थे। वो अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। खैर चलिए, धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध एक व्याकुलता भारत में बढ़ी और भारत में महान क्रांतियां प्रारंभ हुई। क्रांतिकारी आंदोलन, हिंसक आंदोलन, अहिंसक आंदोलन के साथ साथ 1939 से लेकर 1945 में होने वाला द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही 1939 से लेकर 1946 के द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड जीता, लेकिन वास्तव में इंग्लैंड की आंतरिक हार हो गई थी। इंग्लैंड गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। उसी टाइम पर क्लाइमेट एटली ने यह घोषणा कर दी कि अब हम भारत को आजाद कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन भारत को आजादी कैसे मिलेगी, इस पर बड़ा संशय था, क्योंकि ब्रिटेन, उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रभाव जिन पर है हम उनको आजाद कर देंगे। आगे हम देख सकते हैं यहां पर, तो उसी समय पर 1906 में जन्मा मुस्लिम लीग, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, जिसका राष्ट्रीय हित से कोई भी संबंध नहीं था, वह धीरे धीरे आगे चलकर अतिवादी, कट्टरवादी, चरमपंथी जैसा समूह बन गया था, और उसका एकमात्र उद्देश्य हो गया था किस प्रकार से मुस्लिम के लिए अलग राज्यों की स्थापना करना। तो वहां पर यूरोप में भारत की आजादी की बात चल रही थी। यहां जिन्ना का मन डोल रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत को आजाद कर दिया जाए और मुझे कुछ न मिले। जिन्ना लगातार, और जिन्ना के सहयोगी पूरी मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान के निर्माण की बात कर रही थी कि पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना की जाए, जिसका हम नाम पाकिस्तान रखें। भले ही पाकिस्तान का जो पहला शब्द था वो मोहम्मद इकबाल ने दिया, और राजनीतिक रूप उनको देने में चौधरी रहमत अली का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उसे पटल तक पहुंचाने में मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ रहा। जब उसे लगा कि अब भारत तो स्वतंत्र हो जाएगा, अंग्रेज तो यहाँ पे चले जाएंगे, तो अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, और लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा तो उन्होंने इस प्रकार से प्रचारित किया कि हिंदू जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे, और हिंदुओं के अंदर मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे।
जब से पूरी तरह से लग गया, लगातार इनका प्रयास जारी था अंग्रेजों के संपर्क में कि हमें पाकिस्तान अलग से दे दिया जाए, लेकिन जब इसे लगा कि अब पाकिस्तान हमें नहीं मिल पाएगा, तो फिर इसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1947 मानव इतिहास का कलंकित समय, जहां पर लोग ये भूल गए कि हम भाई भाई भी हैं, हम एक ही थाली में खाना खाया करते थे, हम दोनों ने एक साथ ही आजादी को अंग्रेजों को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हिंदू मुस्लिम में जबरदस्त दंगा फैल गया और बहुत व्यापक रूप से दंगा चला। ये दंगा 16 अगस्त 1946 से प्रारंभ हुआ था और 15 अगस्त 1947 तक ये दंगा लगातार चलता रहा, कोई बंद नहीं हुआ। हालांकि कहीं कहीं छुटपुट जगहों पर ये दंगे बंद हुए, लेकिन व्यापक रूप से नरसंहार हुआ। खैर, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पास हुआ और इसमें डिसाइड किया गया कि अब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन भारत को स्पष्ट रूप से दो विभाजन कर दिए जाएंगे। एक होगा मुस्लिम बहुल, जिसको पाकिस्तान कहा जाएगा, और रेस्ट ऑफ जो हमारा भारत है उसे हम भारत कहेंगे। इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स ने चलते चलते चाल और चलती, क्योंकि आपको पता है कि उन्हें पता थी कि भारत के अंदर योग्यताओं की कमी नहीं है, भारत के अंदर संभावनाओं की कमी नहीं है। संभाव्य क्षेत्र में भारत बहुत ही ज्यादा बुलंद है। अगर वो अपनी संपूर्ण संभावनाओं को जिस दिन प्रयोग करेगा, ये पूरे विश्व को अपने पीछे छोड़ सकता है। तो इसके पीछे कुछ समस्या लगाई जाए, तो उन्होंने कुछ समस्याओं को भारत के साथ ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बहुल है उनसे पाकिस्तान बन जाएगा, और उसी प्रकार से पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हो गया। इन्होंने ये भी कहा कि जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण है, हम उनको आजाद करके जा रहे हैं, पूरी तरह से हम उनको स्वतंत्र करेंगे, जिनको हम ब्रिटिश भारत के नाम से जानते हैं। लेकिन देशी रियासतों पर हमारा संपूर्ण अधिकार नहीं है। इस कारण हम देशी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ के जा रहे हैं। उनके राजाओं को, उनके नवाबों को ये अधिकार है कि वो या तो भारत के साथ मिल जाए और या वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। यही थी सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि पाकिस्तान और भारत, ये पाकिस्तान तो बिल्कुल सेपरेट देश बन ही चुका था, लेकिन अब बात थी भारत के एकीकरण। भारत के अंदर लगभग 500 से ज्यादा देशी रियासतें थी और अंग्रेजों को पूरा भरोसा था कि भारत 500-600 एक छोटे छोटे राज्यों में बंटकर रह जाएगा। इसलिए वो प्रारंभ स्थिति में तो भारत को एक देश के रूप में देखते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सभ्यता है, बहुत सारी भाषा है, तो इनमें कभी एकीकरण नहीं हो सकता। तो भारत छिन्न भिन्न हो जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता थी कि भारत में वीर सपूतों की कमी नहीं है। फिर उस समय पर भारत में एक वीर जन्म चुके थे, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके सलाहकार थे मेनन। इन दोनों के अथक प्रयास से भारत का एकीकरण हुआ। चलिए उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा करते हैं कि अंग्रेज यहाँ से गए तो यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से विभाजन दिखाई दे रहा होगा पाकिस्तान का। यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा पाकिस्तान का यहाँ पर विभाजन था, इधर पाकिस्तान था। यहाँ से लेकर ये जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये भारत का था, और यहाँ पर भी पूर्वी पाकिस्तान का नियंत्रण, या यहाँ भी पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हो गया। और भारत के अंदर देखिए, भारत के अंदर ये जब मैं भारत की बात कर रहा हूं, इस समय पर ये पूरी तरह से स्वतंत्र था, जम्मू और कश्मीर। अभी भारत आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। मैं बात कर रहा हूं 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो अधिनियम था वो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। 18 जुलाई 1947। भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947, लगभग एक महीने की बात है। एक महीने के बाद भारत को आजादी मिली है। लेकिन ये तो तय हो गया था ना कि देशी रियासतों को किसमें मिलना होगा। पाकिस्तान अलग हो जाएगा, इधर पश्चिमी पाकिस्तान बन जाएगा, इधर पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा, ये तो सबको पता था। और उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और कृष्ण जो मेनन थे, जो उनके प्रशासनिक सलाहकार थे, उन दोनों ने प्रयास किया। उन दोनों ने प्रयास किया कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है इन देशी रियासतों को भारत में विलय कर दिया जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नीति बनाई।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नीति बनाई और उसी नीति के अंतर्गत वो सभी देशी रियासतों के पास गए। उन्होंने कहा कि एक काम करिए, क्योंकि आपकी जनता ने भारत की स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और आपकी जो जनता है वो भारत के साथ लोकतांत्रिक रूप से रहना चाहती है। आपके पास ऑप्शन है। आपके पास पहला ऑप्शन क्या है? ये है कि आप प्रिवी पर्स ले लीजिए। अब आप कहोगे कि प्रिवी पर्स क्या होता है? ये राजा महाराजाओं को स्पेशल स्टेटस दिया जाता था कि हम आपको पैसा देंगे। आज आप क्या कर रहे हो? अभी ब्रिटेन के अंतर्गत, आप ब्रिटेन के अंतर्गत थे अभी तक। ब्रिटेन आपको पैसा देता था और आपको क्या था? आपको जनता से तो कोई लेना देना था नहीं। आप अपने ऐशो आराम में जिंदा रहते थे। आपको हम ऐशो आराम कराएंगे, हम पैसा देंगे, आप ऐशो आराम करें। देशी रियासतों को पैसा प्रिवी पर्स दिया, उनको पैसा दिया, उनसे कहा कि आप खूब मजे लीजिए, ठीक है, आपको खूब हम पैसा दे रहे हैं, आप अपने इस स्वतंत्रता का, आप इस पैसे का एंजॉयमेंट कीजिए, बाकी पूरे इन रियासतों का विलय हमारे साथ कर दीजिए। एक विलय पत्र तैयार किया गया और उस पर उस राजा के नाम और किस समय पर यहां पर साइन किया है, उनका सबका साइन किया। धीरे धीरे दोनों के अथक प्रयासों से, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन के अथक प्रयासों से, हम बहुत सारी देशी रियासतों को भारत का हिस्सा बना दिया था, केवल और केवल 15 अगस्त 1947 से ही पहले। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली तो उस समय लगभग सभी रियासतें भारत में मिल चुकी थी, लेकिन कुछ रियासतें थीं जो भारत में नहीं मिली थी। यह है भारत का 1947 से पहले भारत, 15 अगस्त 1947 से भारत, और ये 15 अगस्त 1947 के भारत का मैप है। आप यहां पर देख सकते हो इसको, पूरे इस भारत को यहां पर आपको दिखाई देगा कि संपूर्ण, यहां पर आपको अलग अलग रियासतें दिखाई दे रही हैं। ये सारी रियासतें, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, राजपूताना, मारवाड़, स्टेट ऑफ वेस्ट, जो वेस्टर्न कच्छ, यहाँ पर त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर सब है, लेकिन यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रही। यहां पर वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, उनका एकीकरण दिखाई दे रहा है, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है, जिन्होंने भारत को एकीकृत कर दिया। 15 अगस्त 1947 को हम इस भारत में, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भारत हमारा एकीकृत हो गया था, अभी तो भारत को बहुत आगे चलना था। इस समय पर एक और समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि 3 जो रियासतें थीं उन्होंने न तो भारत में मिलने की कोई गारंटी दी और ना ही वो पाकिस्तान में मिली। वो 3 रियासतें थी 15 अगस्त 1947 को जो भारत का हिस्सा नहीं बनी, न पाकिस्तान का हिस्सा बनी। पहली थी, आप देख सकते हो, भारत के शीर्ष पर कश्मीर, दूसरा है हैदराबाद और तीसरा है यहाँ पर जूनागढ़। इन तीनों ने ही समय की नजाकत को समझा। अंग्रेजों ने कहा था कि इनको अधिकार है, अब अधिकार है तो इन्होंने दोनों देशों के साथ एक स्टैंड स्टिल समझौता कर लिया था, जिसका अर्थ है कि 1 साल तक हम सोचें, हम एक साल तक सोचेंगे और सोचने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें भारत में मिलना है या हमें पाकिस्तान में मिलना है। इन 3 रियासतों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। केवल क्या यही एकीकरण की समस्या थी? नहीं, इनके अलावा भी भारत का एकीकरण होना था, क्योंकि भारत में आज अब भी इस समय पे भी 15 अगस्त 1947 में भले ही ब्रिटिशर्स चले गए थे, लेकिन फ्रांसीसी नहीं गए थे, यहाँ पर पुर्तगाली नहीं गए थे, उनकी कॉलोनी आज भी यहाँ पर थी। हमारा गोवा आज भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। दादर और दमनदीप, दादर, नागर हवेली, पुदुचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में थी। तो इस तरह से भारत पर उस समय पर भी विदेशी शासकों का शासन था, लेकिन धीरे धीरे भारत का एकीकरण हो गया। चलिए प्रारंभ करते हैं यहीं से कि सबसे पहले हम एकीकृत करते हैं जूनागढ़ को, लेकिन उनसे पहले एक सैल्यूट बनता है, एक लाइक बनता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो साथ ही साथ आप इस चैनल पर अगर पहली बार अगर आप आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो वीडियो आपके पास समय से पहुंच जाए। चलिए, इसके साथ अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इस लेक्चर को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, ये भारत की बात है। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक नमन तो इनके लिए वास्तव में बनता ही बनता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत को आज जो एकता का स्वरूप जो भारत में दिखाई देता है वो इन्हीं के कारण था। वरना सोचिए, कल्पना कीजिए इस भारत की कल्पना कीजिए, अगर उस समय आप जिंदा होते, ठीक है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो क्या होता? हमारे देश में
हमारे देशों के अंदर 500 देश होते और हम अगर कभी बिहार जा रहे होते तो हम कहते हैं हम बिहार देश से लौट के आए, हम असम देश से लौट के आए हैं, हम मैसूर देश के लिए हमें वीजा बनवाना पड़ता, राजपूताना के लिए जाने के लिए हमें वीजा बनवाना पड़ता, ठीक है, कच्छ के देश को देखने के लिए हमें जाना पड़ता। तो सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वास्तव में क्या किया है भारत के लिए। तो इनके लिए एक मूर्ति नहीं, इनके लिए तो लाखों मूर्तियां होनी चाहिए थी। इनको स्टैट्यू ऑफ क्या कहते हैं, यूनिटी कहा जाता है। स्टैट्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति। तो वास्तव में एकता की मूर्ति है। आज ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। खैर, हम इस मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं एक महान व्यक्तित्व की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात है 15 सितंबर 1946 की। उससे पहले जूनागढ़ भारत में जो भारत में मिलना नहीं चाहता था। जूनागढ़ के बारे में थोड़ी सी चीज जान लें। ये जूनागढ़ अगर आपको देखेंगे तो काठियावाड़ के हिस्से में पड़ता है। काठियावाड़ जो हमारा पेनिनसुला है वहां पर पड़ता है जूनागढ़ राज्य। ये रियासत है और इसके जो राजा थे उसका नाम था महावत खान। इसके राजा का नाम याद रखना, जो नवाब का नाम याद रखना, महावत खान था। यहां पर आप महावत खान को देख सकते हो जो बीचों बीच में आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक मुख्य सलाहकार थे, इनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो से आपको कुछ भुट्टों की याद आ रही होगी, बेनजीर भुट्टो की याद आ रही होगी, बिलाल भुट्टो की याद आ रही होगी। तो बिल्कुल सही सोचा है, यही पूर्वज है उन दोनों, उन सभी का। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। ये महावत खान, ये मुस्लिम, लेकिन जूनागढ़ की संपूर्ण जो जनता थी वो हिंदू थी। लेकिन महावत खान को बरगलाने प्रारंभ किया इसी ने, शाहनवाज भुट्टो ने। उसने कहा कि ऐसा है कि आप भारत में मत मिलो, पाकिस्तान में मिल जाओ, आपको अधिकार है तो पाकिस्तान में मिल सकते हो। तो महावत खान को इसने तैयार कर लिया कि पाकिस्तान में मिलने के लिए, और इसने पाकिस्तान में मिलने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली। लेकिन ये बात भारत में बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली, ये तो ऐसा कर रहा है महावत खान, तो उन पर नहीं रुका गया। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के अंदर पाकिस्तान नहीं हो रही। भारत के बाहर भले ही पाकिस्तान हो जाए, लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तान तो नहीं होगा। ओके, वैसे भी यहाँ की जनता थी हिंदू बहुल थी, हिंदू सबसे ज्यादा थे, इसमें मुस्लिम बहुत कम थे। तो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना किसी से पूछे यहाँ पर अपनी पूरी सेना को भेज दिया। ओके, और सेना को तो नहीं कह सकते, सेना की एक टुकड़ी को भेज दिया, पूरी सेना को भेजने की जरूरत नहीं है। और 15 सितंबर 1946 को यहाँ से ये दोनों फरार हो गए और यहाँ पर जूनागढ़ पर भारतीयों का अधिकार हो गया। लेकिन हमने जूनागढ़ को अपने में नहीं मिलाया, क्योंकि हम एक बहुत लोकतांत्रिक देश थे और साथ ही साथ हम सबके जन इच्छा की कद्र किया करते थे। हमने यहाँ पे जन्म संग्रह करवाया कि पहले आप यहाँ पे जन्म संग्रह करो, तो यहाँ पे जन्म संग्रह हुआ और सभी ने भारत में विलय की इच्छा की। तब जाकर हमने जूनागढ़ को भारत में मिलाया। हाल ही में पाकिस्तान ने एक इशू एराइज कर दिया है, अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है। आप पाकिस्तान के नए पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो जूनागढ़ को अपने यहाँ का हिस्सा उसने दिखाना प्रारंभ कर दिया। खैर चलिए, पाकिस्तान है, बेवकूफ के काम तो उसके करने की आदत है, तो आगे भी करता रहेगा। लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि, चलिए कहावत नहीं कह रहा हूं, वरना चलो यहाँ पे हो गया। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कश्मीर। कश्मीर की समस्या को थोड़ा सा हम समझते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें पता चले। कश्मीर जिस समय पर 15 अगस्त 1947 था, उस समय पर कश्मीर में राजा हरि सिंह शासन किया करते थे। वहां की जनता थी वो मुस्लिम बहुल थी और महाराजा हरि सिंह को पूरा अधिकार था, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे वो भारत में मिल जाए। लेकिन उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल समझौता कर लिया। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कि 1 वर्ष तक हमें समय दो, हम या तो पाकिस्तान में मिलेंगे या भारत में मिलेंगे। पाकिस्तान पूरी तरह से ये इच्छा थी, मोहम्मद अली जिन्ना की इच्छा थी कि बिना कश्मीर के तो पाकिस्तान अधूरा है। वो लगातार इसको पाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भारत की तरफ से इसको पाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया गया। इस बात को याद रखना। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये मानते थे कि अगर कश्मीर में मुस्लिम बहुल है तो वो चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, हम कोई जबरदस्ती नहीं करें। और हमने की ही नहीं। हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश इसीलिए कहा जाते हैं कि हमने कभी भी किसी पर जबरदस्ती कोई भी अधिकार नहीं किया। हमें तो न्योता मिला कश्मीर में जाने के लिए,
हम कश्मीर में गए, जब राजा ने हमारे साथ वो भी विलय पत्र पर साइन कर दिया, तब हम कश्मीर में गए। उससे पहले तो हम कश्मीर में गए ही नहीं। हम तो सोचते ही नहीं थे कोई कोई बात नहीं, लोग खुश होने चाहिए। हमें सत्ता की न तो कभी भूख थी, न अब है। न हमारा साम्राज्यवाद में पहला विश्वास था, न आज हमारा साम्राज्यवाद में विश्वास है। चलिए आगे चलते हैं। दो महान शख्सियत को जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप जरूर समझ लीजिए। ऊपर है सरदार वल्लभ भाई पटेल और नीचे है मेनन। ये है कश्मीर की हसीन वादियां, जहां से आपको कश्मीर में जाके लौटने का तुम्हें मन भी नहीं करेगा। वही कश्मीर है। लेकिन कश्मीर के थोड़े इतिहास के बारे में बात करते हैं। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं जिससे कि आप भी देख सकते हैं। कश्मीर के सभी मूल निवासी हिंदू थे। कश्मीर पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी थी और वे ही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते थे। लेकिन 14वीं शताब्दी में कश्मीरियों के साथ कुछ अलग होना था। एक तुर्किस्तान से एक आक्रमणकारी आया, उसका नाम था आतंकी दुलचा। हम तो उसको आतंकी बोलेंगे क्योंकि उसने यहाँ पर आकर 60,000 लोगों की सेना से कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर में धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। दलुचा ने नगरों और गांवों तक को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। हजारों हिंदुओं को, क्योंकि भारत में उस समय हिंदू ही थे सारे, हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और कई वहां से जान बचाकर निकले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले हिंदू शासक और बाद में मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा। बाद में यह राज्य अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का भी हिस्सा बना। पर 1756 में अफगान शासन के बाद वर्ष 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। और अधीन करने का जो काम किया वो था महाराणा रणजीत सिंह। उनका आप रणजीत सिंह ही लिखा जाता है, उनका महाराणा रणजीत सिंह। खैर 1846 में क्या हुआ कि रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर को महाराजा गुलाब राय को सौंप दिया। अब गुलाब राय की संतति चल रही थी, ये महाराजा हरि सिंह इन्हीं राजा गुलाब राय के ही वंशज थे। ओके, यहां पर एक का उल्लेख करना रह गया, जैनुल अबादीन। इनका नाम जरूर याद रखना। ये अगर मुस्लिम शासकों को देखा जाए, कश्मीर के सभी मुस्लिम शासकों को देखा जाए, तो ये काफी उदार थे। ये बिल्कुल भी कट्टरवादी नहीं थे। इसलिए इनके समय पर कश्मीर ने अपनी सभ्यता का पूर्ण रूप से विकास किया। इन्होंने कभी भी किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाने के लिए कार्य नहीं किया। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है ये कश्मीर के अकबर कहे जाते हैं। खैर, कश्मीर का विलय कैसे हुआ? कश्मीर के विलय के लिए हमें कुछ हीरो या जो हीरोइन है उनके बारे में पता होना चाहिए। ये साइड में जो दिखाई दे रहे हैं ये है राजा हरि सिंह। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर राजा हरि सिंह, हो सकता है थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो, लेकिन सब्र करें कि वो भारत के विलय की बात है, तो आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए। ये यहाँ पर है राजा हरि सिंह। इसके बाद है आपके ये अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला याद रखना है, फारूक अब्दुल्ला वगैरह इसके बाप, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला। यहाँ पर आपको माउंट बेटन दिखाई दे रहे हैं, ये उनकी पत्नी है। ओके, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेनन, और ये है जवाहरलाल नेहरू। ये सब मुख्य हीरो हैं, मुख्य किरदार हैं जिनके अंतर्गत कश्मीर का विलय हुआ। तो कश्मीर के विलय से पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले ठाकुर गुलाब राय ने क्या किया। तो सुन लीजिए थोड़ा सा। ये डोगरा राजपूत थे, याद रखना, डोगरा राजपूत। 1846 में अंग्रेजों ने ठाकुर गुलाब राय को कश्मीर सौंप दिया, ठीक है, रणजीत सिंह के सहयोग से। ठीक है, अंग्रेजों का यह अनुमान था कि मुस्लिम गलियारे के बीच में एक हिंदू शासक को बिठाना था। आपको पता, मंगोल में भी कौन हो गए थे? मुस्लिम हो गए थे, मंगोलिया की तरफ भी। और इधर पूरी तरह से वो तो ईरान और तुर्की वगैरह इनकी बेल्ट तो पूरी तरह से मुस्लिम थी। अफगानिस्तान भी क्या थी, वो जो तुम्हारे ईरान वगैरह की जो बेल्ट थी वो जब तक मुस्लिम हो चुकी थी, याद रखना। तो बीच में, इस पूरे गलियारे के बीच में एक हिंदू शासक को बिठाना था। ठीक है, कश्मीर की अधिकांश जनता मुस्लिम थी। डोगरा राजपूत ने अदम्य साहस से लद्दाख, गिलगिट आदि क्षेत्रों को भी जीत लिया। इन्होंने कश्मीर का विकास किया, कश्मीर का विस्तार भी किया। ठाकुर गुलाब राय के बाद रणजीत सिंह, उनके बाद प्रताप सिंह, और 23 सितंबर 1925 को राजा हरि सिंह ने कश्मीर की राजगद्दी संभाली। हरि सिंह उच्च शिक्षित व्यक्ति थे, याद रखना, बाहर ब्रिटेन में पढ़ के आए थे, जो आधुनिक सुधारों को कश्मीर में लागू करना चाहते थे। उन्होंने कश्मीर में वेश्यावृत्ति को समाप्त कर दिया। उनके सुधार, याद रखना, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने सुधार किए थे, और बाल विवाह को समाप्त कर दिया।
साथ ही देखिए कितना इन्होंने बढ़िया काम किया, क्योंकि पढ़ने कहाँ शिक्षा ली है इसका थोड़ा सा प्रभाव होता है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया भारत में। उस समय अत्यधिक अत्यधिक आधुनिक कदम था। सोचिए, दलितों के लिए मंदिरों को खोल दिया। कुछ मंदिर, ऐसा नहीं कि संपूर्ण मंदिर दलितों के लिए बंद थे, लेकिन कुछ मंदिर जो दलितों के लिए बंद थे उनको भी उन्होंने खोलने का प्रयास खोल दिया। प्रयास ही नहीं, केवल खोल दिया। जाति प्रथा को उन्होंने कमजोर किया और बेगार प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ये थे हमारे राजा हरि सिंह। साथ ही साथ हमें जान लेना चाहिए एक और शख्सियत के बारे में, उनका नाम है शेख अब्दुल्ला। इस शेख अब्दुल्ला का आखिर चर्चा क्यों? शेख अब्दुल्ला उच्च शिक्षित व्यक्ति थे, कश्मीर के थे और एएमयू में पढ़े लिखे। ठीक है, अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमएससी करी थी, उस समय पे एमएससी करी। बात क्या थी, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लो, मैं यहां पर आपको बताता हूं। बात क्या थी कि जैसे जैसे भारत आजाद हो रहा था, भारत में मूवमेंट चल रहा था आजादी का, उसी समय पर अब्दुल्ला ने भी कश्मीर में जाकर देखा। ये कश्मीर में जाकर ये कहा जाता है इनके बारे में कि उन्होंने नौकरी ढूंढना चाहिए। एमएससी किए हुए थे, नौकरी ढूंढना चाहिए, बहुत प्रयास किया, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिली। जब इन्हें नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने कारण तलाशा। कारण नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस समय पर हिंदू शासक थे, वहां पर जो अच्छी अच्छी पोस्ट थी वो किसी भी मुस्लिम को नहीं दी जाती, इसलिए इनको नौकरी नहीं मिली। उन्होंने ये सोचा कि ऐसा कि यहाँ पे तो लोकतंत्र होना चाहिए। याद रखना, शेख अब्दुल्ला बिल्कुल भी कट्टरवादी नहीं थे, महाशिक्षित व्यक्ति थे और उनके अंदर कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। उनका बिल्कुल भी मुस्लिम लीग से कोई संबंध भी नहीं था, ये भी आप याद रखें। एएमयू से पढ़ने के बाद भी उनका कोई भी मुस्लिम लीग से संबंध नहीं था। खैर, अब्दुल्ला ने वहां पर एक संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद वहां के राजा का विरोध करना प्रारंभ किया। राजा हरि सिंह का उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया कि अगर भारत को जिस समय आजादी दी जाए तो हमें भी राजशाही से आजादी दी जाए, हमें भी यहाँ पर लोकतंत्र चाहिए। और इसी कारण राजा हरि सिंह ने इनको गिरफ्तार भी कर लिया। चलिए, इनको गिरफ्तार कर लिया, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 1946 में इन्होंने कश्मीर छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर चल रहा था। ठीक है, तो 1946 में कश्मीर छोड़ो, कौन कश्मीर छोड़ो, राजा कश्मीर छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और 29 अप्रैल 1947 को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 29 सितंबर 1947 को इन्हें जेल से छोड़ा गया। किसके कारण? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने के। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं। पाकिस्तानी कबायली के आक्रमण के बाद जब कश्मीर का विलय भारत में हो गया तो आपातकालीन अंतरिम सरकार बनाई गई और इन्हें कश्मीर का प्रमुख बनाया गया 30 अक्टूबर 1947। इन्हीं के प्रयासों से अनुच्छेद 370 संविधान में शामिल की गई और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 8 अगस्त 1953 को कश्मीर षड्यंत्र के आरोप में इन्हें डिसमिस कर दिया गया और इन्हें बहुत दिनों तक नजरबंद रखा गया। 1964 में इन्हें वापस छोड़ा गया। खैर, चलिए अभी हमें कश्मीर विलय की बात करते हैं। तो ये राजा हरि सिंह है, इन्होंने स्टैंड स्टिल समझौता कर लिया था। ये न भारत में शामिल हुए थे, ना ही पाकिस्तान में शामिल हुए। तो चलिए, अब हुआ क्या? पाकिस्तान की उधर बेचैनी बढ़ रही थी, पाकिस्तान में सबर नहीं हो रहा था कि आखिर क्या किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि राजा हरि सिंह तो हिंदू है और अगर वो भारत के साथ अगर उन्होंने समझौता कर लिया तो कश्मीर तो चला जाएगा। तो 22 अक्टूबर, याद रखना, 22 अक्टूबर 1946 नहीं, 22 अक्टूबर 1947, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपने कुछ सैनिकों को कबायली भेष में भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर आपको मुजफ्फराबाद दिखाई दे रहा है, ये हमारी जगह है मुजफ्फराबाद। यहाँ पर इन्होंने इस्लाम धर्म के नाम पर इन लोगों को भड़काया कि ऐसा है कि राजा के खिलाफ विद्रोह कर दो। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया और इनका साथ देने के लिए कौन आ गए? पाकिस्तान के फौजी, जो अपने कबायली ड्रेस पहन के आ रहे हैं। उन्होंने मिलकर 22 अगस्त 1947 को कश्मीर में हमला कर दिया और पूरे मुजफ्फराबाद पर लगभग अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। ये बात राजा हरि सिंह को भी पता चली, लेकिन राजा हरि सिंह बिल्कुल आश्वस्त थे, नहीं हम हरा देंगे कबायली, उनको तो हम बहुत बार हरा चुके हैं, आज भी हरा देंगे, हमें अपनी सेना पर यकीन है। लेकिन इनके यहाँ पर जो सेना थी, वहां पर बहुत सारे सेना में मुस्लिम थे और वहां पर जो विद्रोह हो रहा था वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर नहीं हो रहा था। वहां पर हो रहा था कि यहाँ पर शासन किसका, यहाँ पर सत्ता पर नियंत्रण किसका, तो मुस्लिम वर्ग का होना चाहिए या हिंदू वर्ग का होना चाहिए। तो इनकी बहुत सारी सेना के जो मुस्लिम
जो सैनिक थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया उनके सामने, कबायलियों के सामने, और खुद उनका साथ हो। तो महाराजा हरि सिंह की जो सेना थी वो लगातार हारना प्रारंभ हो गई, और साथ ही साथ वो कुछ समय के बाद यहाँ पर बारामूला में पहुंचने के लिए उन्होंने एक तरह से प्रयास करना शुरू किया। अब सोचिए बारामूला अगर आ जाते, बारामूला आ जाते तो यहाँ पे श्रीनगर बिल्कुल पास है, श्रीनगर में राजा हरि सिंह रहते थे, यही की राजधानी। तो यहीं पर आप देखिए मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद में आए, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नदी है, ठीक है, यहाँ पर एक नदी है और वहां पर एक पुल बना हुआ था। उस पुल को पार अगर कर लेते तो तुरंत बारामूला पहुंच जाते। लेकिन राजा हरि सिंह के पास भी कुछ बहुत ही ज्यादा विश्वस्त कुछ सैनिक थे। वो गए, मुश्किल से 100 सैनिक थे और इधर हजारों की भीड़ थी। इन्होंने इस तरह से इनसे युद्ध किया, इस तरह से युद्ध किया, जो आप 300 फिल्म देखी होगी, जहां तक जो 300 फिल्म है वहां पर जो लड़ाई होती है, या 300 लोगों ने 3 लाख सेना को हरा दिया हो, इसी प्रकार से यहाँ पे युद्ध हुआ था। 100 लोगों ने, आप सोच सकते हो, हजारों लोगों को रोक दिया था, यहाँ के पुल को तोड़ दिया था, और एक दिन का समय दे दिया राजा हरि सिंह के पास। अब हरि सिंह के पास कोई चारा ही नहीं बचा। इन्होंने अपने सलाहकारों को दिल्ली भेजना प्रारंभ कर दिया कि जाओ दिल्ली चले जाओ और जाकर भारत से मदद मांगो कि जिससे कि हम इनको हरा पाए। इनके जो सलाहकार थे वो भारत के पास आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए, ठीक है। लेकिन बात क्या थी, वहां पर उस समय पर माउंटबेटन भी थे। तो माउंटबेटन तुरंत गए नहीं थे, याद रखना, आजादी के बाद यहीं पे थे, सलाहकार के रूप में बैठे रहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अचानक तैयार भी हो गए कि नहीं, हम अपनी सेना भेजेंगे और यहाँ पर हम पूरी तरह से यहाँ से भगा देंगे इन लोगों को। लेकिन माउंटबेटन थे, जब जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझाया कि ऐसा है, ऐसे नहीं हम जा सकते, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। पहले कश्मीर के राजा को भारत में विलय करना होगा कश्मीर का। जब कश्मीर हमारी होगी तब हम अपनी सेना को वहां भेजेंगे और फिर हम भेज सकते हैं, हमें कानूनी अधिकार है और इस अधिकार का हम सब पालन करें। तो फिर वो लौट गया, उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पे जब तक आप विलय पत्र पर साइन नहीं कर दोगे तब तक आपको, याद रखना, तब तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सेवा नहीं मिलेगी, ठीक है, याद रखना, पूरे आपको कोई सेवा नहीं मिलेगी, कोई भी यहाँ पर सैनिक नहीं मिलेगी। तो उन्होंने, अब कौन सी तारीख आ गई थी, तारीख आ गई थी 25 अक्टूबर, याद रखना 25 अक्टूबर की बात है। और आगे जाके आपको पता चलेगा यहाँ पर, ठीक है, एक डेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 28, यानी 27 अक्टूबर, यानी 26 अक्टूबर के दिन है। इन कुछ दिनों को आप याद रखना, ओके। चलिए यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर 25 अक्टूबर के आसपास की बात बता रहा हूँ। 25 अक्टूबर को उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर, 26 अक्टूबर को किया था, 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया और इस विलय पत्र को लेकर दिल्ली भेज दिया अपने सलाहकारों को, जाओ, चले जाओ वहां पर। समझना इस बात को। अब यहां पर, अब समझिए, यहां पर इस समय यहां पर जब उन्हें पता थी कि श्रीनगर पर तो उनका कब्जा होने ही वाला है, लेकिन तो एक बात याद रखना कि उनसे पहले ही राजा हरि सिंह को कहां पर शिफ्ट कर दिया गया था, जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है, और उधर श्रीनगर वगैरह पर सब पे उनका अधिकार हो गया। वहां से सलाहकार को भेज दिया गया, वहां पर यहां पर भेज दिया गया था दिल्ली में, कि जब वहां से विलय पत्र पर साइन हुआ तो साइन होने के बाद भारत को उसको स्वीकार भी करना पड़े। तो वहां पे लिखा होता था कि स्वीकार करोगे तब जाके पूरी तरह से विलय पत्र होगा, और स्वीकार करने का काम किसका था, माउंटबेटन का, याद रखना, माउंटबेटन स्वीकार किया करते थे, विलय पत्र में लास्ट में साइन वही किया करते थे। चलिए यही पे हम बता रहे हैं। और इन्होंने अपने सलाहकारों से कहा, अपने सुरक्षा गार्डों से कहा कि देखिए आज क्या है, 26 अक्टूबर है, ठीक है, आज 26 अक्टूबर है, अगर, याद रखना, अगर कल तक भारत की फौज यहां पर ना आए तो मुझे उठाना मत, सीधे मेरे गोली मार देना, ओके। ये कह के वो सो गए थे, ठीक है। ये सलाहकार वहां पे दिल्ली गए, दिल्ली पे वहां पे साइन हुआ, और अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को की सुबह, 27 अक्टूबर 1947 की सुबह लगभग 2 बजे के आसपास माउंटबेटन ने उस पर सिग्नेचर किए, और उसके बाद 27 अक्टूबर को सुबह हमारी सेना कश्मीर में पहुंच गई, कश्मीर में उतर गई, बहुत हवाई जहाज वगैरह से वहां उतरी, और फिर वहां पर कवायली और पाकिस्तान समर्थित जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी सैनिक थे, जितने भी कवायदी थे, उनसे भयंकर युद्ध करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे कश्मीर से उनको खदेड़ना प्रारंभ किया। खैर,
इस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, द हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर गौर करिए क्या है, अक्टूबर 28 1947 इसमें कश्मीर एक्सेप्टेड टू इंडिया, कश्मीर ने भारत में विलय कर दिया, ये फ्रंट पेज पर आया। तो 27 अक्टूबर को साइन हुआ था सुबह, 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, 27 अक्टूबर को माउंटबेटन ने साइन किया था सुबह, और 28 अक्टूबर को ये किस में आ गया था, अखबारों में आ गया था। तो इस तरह से आप इसको पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं। इस तरह से पूरी तरह से कश्मीर का भारत में विलय हो गया। एक बात और याद रखें कि हमारे दिमाग में आता है कश्मीर की अलग स्थिति को देखकर कि क्या अन्य देशी रियासतों के साथ जो हमने समझौता किया था, क्या ऐसा ही समझौता कश्मीर के साथ था? क्या वही विलय पत्र कश्मीर के राजा ने साइन किया था? तो इसका मतलब था बिल्कुल हाँ। इसका आंसर हाँ, एक जैसे विलय पत्र थे और विलय पत्र की कॉपी आपके सामने है यहाँ पर। यही विलय पत्र से सारे राजाओं ने साइन किया। ओके, तो यहाँ पर देखो इस तरह से उन्होंने अपना नाम भरा था। यहाँ पे ये पूरा नाम है और ये लिखा हुआ है, मैं श्रीमान इंद्र महेंद्र राज राजेश्वर महाराजा श्री हरि सिंह जी, जम्मू कश्मीर नरी तथा तिब्बताधि देशाधिपति जम्मू और कश्मीर का शासक, इस नाम से उन्होंने साइन किया था। बहरहाल कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया था। ओके, अब बात करते हैं हम हैदराबाद। हैदराबाद भी बीच में था, ये भी आपको हैदराबाद के बारे में भी पता है। हैदराबाद कहाँ था? हैदराबाद बिल्कुल भारत के बीचों बीच में था, अगर आप देखेंगे तो और हैदराबाद के बारे में थोड़ी सी अगर जानेंगे तो देखिए हैदराबाद का विलय यहां भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए 1720 से चले आ रहे हैदराबाद का निजाम शासन को 1798 में ब्रिटिश भारत शासन के अंतर्गत कर डाला। 7 निजामों ने लगभग 2 शताब्दी यानी 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक हैदराबाद पर शासन किया। अंतिम निजाम उस्मान अली खान ने हैदराबाद पर 17 सितंबर 1948 तक शासन किया और 17 सितंबर 1948 को इसका विलय भारत में हो गया। लेकिन यहां पर हमें कुछ लोगों के नाम याद होने चाहिए। एक तो हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम का नाम उस्मान अली था। साथ ही एक कासिम रिजवी थे, यहां पर मैं ये दिखा दे रहा हूं, ये साइड में कासिम रिजवी और यहां पर है ये छतारी के नवाब। इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हैदराबाद थी, रियासत थी, उसका बहुत ज्यादा विस्तार था, छोटी मोटी रियासत नहीं थी और बहुत अमीर रियासत थी। लेकिन वहां पर भी हिंदुओं की संख्या ज्यादा और मुस्लिम की संख्या वहां पर कम थी। लेकिन हुआ क्या, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये बहुत नालायक, बहुत ही निम्न और नीच किस्म का व्यक्ति, उसका नाम क्या है? इसी का नाम है आप यहाँ पे वसीम रिजवी। इस वसीम रिजवी ने क्या किया, जो निजाम थे, निजाम का आपको दिखाई दे रहा, साथ में निजाम ये तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए एक दूसरे के, दोनों देखिए, ठीक है, इनकी स्थिति देखिए दोनों की। एक में ऐसा लगता है कि कोई अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, लेकिन हाथ दोनों जोड़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल दोनों का अलग दिखाई देता है। ठीक है, ये वसीम रिजवी, इस वसीम रिजवी ने लगातार इस हैदराबाद के निजाम से कहता रहा कि आप पाकिस्तान में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, और पाकिस्तान के साथ समझौता भी कर लिया कि हम पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, और पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर भी साइन कर दिया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे बैठे देख रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया बाहर कुछ भी कर लो, भारत के अंदर पाकिस्तान तुम्हें किसी हालत में नहीं बनने दो। ये सारी बात चली थी। वसीम रिजवी ने एक रजाकारों की फौज बना ली। रजाकार जो अपनी राजी से अपने उससे धर्म युद्ध में शामिल हुए, उसने वहां पर धर्म युद्ध बना दिया, हिंदू मुसलमानों का युद्ध बना दिया। वो हिंदू मुसलमान जो साथ साथ रहा करते थे, एक युद्ध बना दिया, और रजाकारों की 2 लाख फौज ने वो कत्लो गायरत करी वहां पर कि जहां पर जो भारत में मिलने के सपोर्टर थे उनको कटवा दिया और बहुत सारे हिंदुओं की हत्या की गई। 2 लाख थे। इसके बाद क्या हुआ, यहां पर कुछ अन्य बातों को तुम यहां पे समझ सकते हो। देखिए, तो हैदराबाद की रियासत की जनसंख्या का 80% भाग हिंदुओं का था, लेकिन हैदराबाद के कट्टरपंथी मुस्लिम रजाकार के प्रमुख कासिम रिजवी ने निजाम पर दबाव बनाया और उन्हें भारत संघ में नहीं मिलने दिया। ये मुंशी ने कासिम रिजवी के बारे में लिखा है कि उसने राज्य की मुस्लिम जनता को भड़काकर दंगे करवाए और निजाम से कहकर उदार मंत्री मिर्जा इस्माइल को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया। नवाब छतारी को इस गद्दी पर बिठा दिया गया। छतारी के नवाब ने जिन्ना से पूछा कि एक बात बताओ, अगर भारत हमारे ऊपर हमला करता है तो क्या आप हमारी मदद के लिए आओगे? तो पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, नहीं भैया हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके तो पैरों तले से जमीन खिसक गई और ये हैदराबाद को छोड़कर दोनों, ये रजाकार दोनों भाग गए। खैर, भारत की सेना यहाँ पर एंटर हुई, भारत की सेना यहाँ पर आई और भारत की सेना ने 2 लाख रजाकारों को बेरहमी से हत्या कर दी।
एक भी रजाकार उन्होंने भारतीय सेना चुन चुन के रजाकारों को मारा था। ये माना जाता है कि उस समय पर, वैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड ये नहीं है कि 2 लाखों को मारा था, लेकिन वैसे तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो बहुत कम है, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड में कहा जाता है कि 2 लाख से ज्यादा रजाकारों की हत्या कर दी थी हमारी भारतीय सेना ने, और पूरे हैदराबाद को शांतिमय रूप से भारत में विलय करवा दिया। इस तरह से हैदराबाद का भारत में विलय हो गया, जो पुलिस कार्रवाई के साथ हुआ। अभी भारत का संपूर्ण विलय बाकी है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बाकी जो दादर और दमन, इसके अलावा दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, गोवा, पुदुचेरी किस तरह से भारत का हिस्सा बने। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।